शहजादी और मेंढक। एक जमाने में बहुत बड़ी सल्तनत थी। वहाँ बहादुर और नेक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। शहजादी गेंद से खेलने की बेहद शौकीन थी, इसीलिए बादशाह ने उसकी सालगिरह पर उसे सोने का गेंद तोहफे में दिया। उससे वो गेंद बेहद अजीज था, इसीलिए अगर महल के बाहर भी कभी जाना हो तो वो गेंद हमेशा अपने पास रखा करती। एक दफे मौसम गर्मा में शाम के वक्त शहजादी बागीचे में घूमने के लिए गई। उसने सोने की गेंद को खुद के हाथ में पकड़ा हुआ था। वो गेंद जितना हो सके उतना ऊपर हवा में फेंका करती और उसे जमीन पर आने तक इंतजार करती, लेकिन उसने वो गेंद बहुत ऊपर उछाल दिया। इसीलिए शहजादी को वो गेंद कहाँ चला गया वो नजर ही न आया। उसने करीब के तालाब में बस पानी के उछाल की आवाज सुनी। ओह नहीं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरे सोने का गेंद खो गया। शहजादी मायूसी के साथ रो पड़ी। मैं अब्बा जान को ये कैसे बता दूं कि उनका दिया कीमती तोहफा मुझसे खो गया। ये कहकर शहजादी ज़ारो कतार रोने लगी। इसे वापस हासिल करने के लिए मैं कोई भी चीज दे सकती हूँ। अचानक एक मेंढक ने छलांग लगाई और वो तालाब के पत्ते पर आकर बैठ गया। तुम क्यों रो रही हो शहजादी? उस शहजादी ने वो आवाज सुनी। उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे कोई नजर न आया। मैं तुम्हारी कुछ इमदाद कर सकता हूँ शहजादी? उसने वो कर्कश आवाज दोबारा सुनी। उसके बाद उसने देखा कि तालाब के किनारे पर एक मेंढक बैठा हुआ है। शहजादी, अगर मैं तुम्हें गेंद तालाब से निकाल के दूं तो क्या खुश होगी? मेंढक ने एहतरामन पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शहजादी खुशी के मारे कूदने लगी। मैं तुम्हें ढेर सारे हीरे जवाहरात दूंगी, जो तुम कहोगे वो करूंगी। लेकिन उस मेंढक ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हीरे और मोती नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा कोई खजाना भी नहीं चाहिए, उसका मुझे कोई फायदा नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, मुझे अपना हमसाया बनाओ, अपनी थाली से खाना खिलाओ और मुझे अपने बिस्तर पे ही सुलाओ। अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर मैं तुम्हारी गेंद तालाब से निकाल सकता हूँ। ये कैसा भयानक ख्याल है। एक मेंढक इंसानों की तरह कैसे जी सकता है? शहजादी परेशान हो गई। ऐसा बदतमीज मेंढक भला मेरी गेंद कैसे ढूंढ सकता है? इसका मुझे शक है, और अगर उसने ऐसे कर भी लिया तो वो मुझसे मिलने के लिए मेरे महल तक कैसे आएगा? वो तो बहुत दूर है। शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं यकीन दिलाती हूँ कि जो भी तुमने कहा वो मुझे मंजूर है। सिर्फ मेरी गेंद मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। शहजादी ने इल्तिजा की। मेंढक ने तालाब में छलांग लगाई और पानी उछल गया। शहजादी बेहद बेसब्री से उस तालाब की जानिब देख रही थी। जल्द ही मेंढक ने अपना सर ऊपर निकाल लिया। मेरी शहजादी, ये रही तुम्हारी गेंद। ये कहकर उसने तालाब से बाहर आकर सोने की गेंद उसकी जानिब फेंक दी। शहजादी ने अपनी पसंदीदा चीज ले ली और खुशी खुशी अपने महल की जानिब लौटने लगी। मेंढक उसे पुकार कर उसके दिए हुए वादे के बारे में याद दिलाने लगा, लेकिन वो भूल चुकी थी। ठहर जाओ शहजादी, ठहर जाओ। क्या तुम भूल चुके ये अपना वादा? मुझे अपने साथ लेके चलो। लेकिन वो पीछे पलटी ही नहीं। अगले दिन जब शहजादी अपने खानदान के साथ खाना खाने बैठी थी, उस वक्त किसी ने दरवाजे पर धीमी सी दस्तक दी। शहजादी दरवाजे की जानिब आई और तालाब के मेंढक को देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने खुद के दम पर महल तक आने में जीत जो हासिल की थी। शहजादी ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा मेज की जानिब आकर बैठ गई। क्या हुआ? तुम इतनी गमज़दा क्यों हो मेरी बच्ची? उसके अब्बा हुजूर ने कहा। लेकिन अब्बा हुजूर, शहजादी ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तालाब के पास जो कुछ हुआ वो कैसे समझाए। मेरी सालगिरह पर आपने दिए गेंद के साथ मैं खेल रही थी, मुझसे वो तालाब में गिर गया। वहाँ पर एक मेंढक बैठा था और उस मेंढक ने उसे तालाब से निकालने में मेरी मदद की। बदले में मैंने उससे ऐसे वादा कर लिया कि उसके साथ मैं महल में रहूंगी। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम शहजादी हो,
और तुम शहजादी होने के बाद झूठे वायदे नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना होगा। शहजादी दरवाजा खोलने चली गई और मेंढक ने छलांग लगाई और अपनी कर्कश आवाज में उससे कहने लगा, सुनो, मुझे अपने खाने की मेज पर ले चलो ताकि मैं कुछ खा सकूं। शहजादी ने अपने अब्बा की जानिब देखा और बेदिली से ही उसने उस मेंढक को उठाया और मेज की जानिब आ गई और उसे मेज पर बिठा दिया। उसने नफरत से अपना हाथ साफ किया। उसकी सोने की थाली में मेंढक ने खाना शुरू किया और टप 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 आवाज शुरू कर दी। खाना खाने के बाद मेंढक ने दोबारा कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जनान खाने ले चलो और अपने बिस्तर पर लिटाओ। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। शहजादी को खुद से ही नफरत होने लगी। मुझे ऐसे अब कितने दिनों तक जीना होगा? इस गलीज चीज से मुझे कब राहत मिलेगी? शहजादी उसे अपने कमरे में ले गई और अपने सामने ही उसने उसे अपने तकिए पर रख दिया। किए हुए वादे के मुताबिक मेंढक शहजादी के सामने सो गया और सुबह होते ही छलांग लगाकर महल से बाहर निकल गया। चलो जान छूटी। उठते ही शहजादी ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि मेंढक चला गया है। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब वो दोबारा मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि शाम को मेंढक दोबारा आ गया। जिस वक्त उसने धीरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, उस वक्त वो पहले से ही बिस्तर पर थी। दूसरी सुबह जब शहजादी जगी तो उसने देखा कि मेंढक दोबारा आ गया है। लेकिन फिर शाम हो गई और मेंढक ने तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। हर दिन मेंढक के साथ सोते हुए शहजादी को कोफ्त होने लगी और उसने मेंढक से छुटकारा पाने का सोचा। मंसूबा बनाते बनाते वो सो गई। जब वो सुबह उठी, उस वक्त मेंढक चला गया था और एक भूरी आंखों वाला शहजादा उसे ताक रहा था। वो हैरान रह गई कि एक ही रात में ये सब ठीक कैसे हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी। शहजादे ने अपनी बद्दुआओं की सारी दास्तान उसे सुनाई और फिर आगे कहा, मैं शहजादा था और मैं तुम्हारी तरह महल में रहता था। एक दिन एक मरदूद मांत्रिक ने मुझे बद्दुआ दे दी। उसके लिए मुझे एक ऐसी शहजादी को ढूंढना था जिसके साथ मैं 3 दिन बसर कर सकूं, बद्दुआ तोड़ने के लिए। अब मैं खुश हूँ क्योंकि तुम वही शहजादी हो जिसने मुझे तकलीफ से बाहर निकाला। अपनी जिंदगी में एक बाकमाल और खूबसूरत शहजादे को पाकर शहजादी बेहद खुश थी। जल्द ही दोनों ने निकाह कर लिया और शहजादी के अब्बाजान के महल में दोनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। मछली शहजादा। एक जमाने में एक इलाके के बादशाह और मलका के 2 बेटे थे। उन दोनों में से बड़ा बहुत बूना और बदसूरत था और उसकी पेशानी पर बिल्कुल दरमियान में सिर्फ एक ही आँख थी। उसका छोटा भाई लंबा और खूबसूरत था और वो खुद को बादशाह समझता था। बादशाह ने अपनी पसंद का इजहार किया और उसने अपने छोटे खूबसूरत बेटे को बादशाह बनाने का फैसला किया। मेरी अवाम बौने और एक आंख वाले बादशाह का हुक्म नहीं मानेगी। इससे दीसा, उनका बड़ा बेटा, बहुत गुस्सा हो गया। ये सल्तनत सिर्फ मेरी है या फिर इसे तकसीम किया जाए। मटनी एक जादूगरनी थी। वो दीसा की बीवी थी। उसने पूरी सल्तनत अपने शौहर को देने का फैसला किया और उसने एक दावत रखी और छोटे भाई को बुलाया। उसने अपने शौहर से कहा, खाने के बाद आप अपने भाई के साथ बालकनी में बैठकर दरिया की तरफ देखिए। मैं उसे मछली में बदल दूंगी और बाद में आप उसे बहते पानी में फेंक दीजिए। उसके बाद हमें उससे निजात मिल जाएगी। इस पर दीसा राजी हुआ और खाने के बाद उसने उसके भाई को अपने साथ बालकनी में बैठने के लिए बुलाया। बाद में मैटनी ने छोटी शहजादी के सिर पर जरा सी पाउडर डाली। उसकी इस हरकत से जल्दी से शहजादा एक छोटी मछली में बदल गया और उसके भाई ने उसे ऊपर उठाया और इस खुराफात पर हंसते हंसते उसे नजदीक की नदी में फेंक दिया। ये सब कुछ बिल्कुल एकदम से हुआ। अपने साथ क्या हो रहा था इसका शहजादे को पता ही नहीं चला।
नदी की जोरदार बहाव में आने से वो हर तरफ हाथ पैर मारता रहा और तैरता रहा। आखिर में जब उसे मालूम हुआ कि वो एक मछली में बदल दिया गया है, तब वो पानी की गहराई में तैरने लगा और जान गया कि मैटनी ने उस पर जादू किया है और उसे भी जितना हो सके उतना उन दोनों से दूर जाना था। इसीलिए जब तक वो अपने अब्बा की सल्तनत के पार नहीं जाता, तब तक वो तैरता ही रहा। कुछ दिन बाद एक रोज कुछ मछुआरों ने उसे अपनी जाल में पकड़ लिया और खाने के लिए उसे एक इलाके के बादशाह के महल में ले गए। वो एक बड़ी मछली नहीं था, तो वहाँ के खानसामा ने सोचा कि ये बहुत बड़ा बन सकता है, इसीलिए उसे पकाने की बजाय उसे संभाल कर रख दिया जाए। मैं इसे मलका के कमरे में लेकर जाऊंगा। उन्हें कोई औलाद नहीं है, ये मछली उनका दिल बहलाएगी। उस प्यारी छोटी मछली को देखकर मलका बहुत खुश हो गई और वो उसका ख्याल रखने लगी। बहुत दिन गुजर गए और वो मछली उस टंकी में बहुत बड़ी हो गई, इसीलिए मलका ने उसके लिए दूसरी टंकी बनवा ली। ये बहुत ही प्यारा है, इसीलिए हम इस मछली शहजादे को नियो नाम से पुकारेंगे। बहुत दिनों बाद मछली शहजादा बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मलका ने उसके लिए एक बड़ी टंकी बनवाई, जिसके जरिए दरिया का साफ पानी अंदर और बाहर आता जाता था। इसके बाद एक दिन मछली शहजादे को उस टंकी में आराम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मलका बहुत घबरा गई और उसने उनसे पूछा, क्या तुम यहाँ ठीक नहीं हो नियो? कुछ वक्त बाद सोचकर मछली शहजादे ने कहा, मेरी प्यारी मलका, मैं यहाँ बिल्कुल खैर से हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए एक अच्छी बीवी ला पाए तो मैं बेहद खुश रहूँगा। यहाँ मुझे छोड़कर सब कुछ बहुत वीरान और खामोश सा है। ये जवाब सुनकर मलका हैरान हो गई, लेकिन उसके बाद भी शहजादा सिर्फ दिखने के लिए ही मछली है, ये बात मलका नहीं जानती थी। अब मलका मछली शहजादे को अपने बेटे की तरह संभालने लगी और उसकी शादी करने के लिए किसी भी लड़की को परेशानी नहीं होगी, उसे ऐसा महसूस होने लगा। ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे लिए बीवी तलाश करूंगी और उसके लिए टंकी में एक अलग कमरा बना दूंगी। उसने उसके बाद एक कमरा बना लिया, मगर मछली शहजादे के लिए बीवी ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। सब लोगों को पता था कि नियो मलिका का पालतू है, लेकिन उसके भी आगे जाकर वो एक अफवाह थी। लोग कहते थे कि वो मछलियों में सबसे बड़ा था और तमाम को यही लगता था कि उसे बीवी सिर्फ खाने के लिए चाहिए। लेकिन मलिका ने अपने सिपाहियों को बहुत दूर दूर तक भेजा। इनमें कई गरीब और कई रईस लोग भी शामिल थे, मगर मछली शहजादे को खुद अपनी बेटी उसकी बीवी के तौर पर देने के लिए कोई भी वालिदैन रजामंद नहीं थे। जो कोई अपनी बेटी मछली शहजादे को देगा, उसके लिए मलका ने कुछ इनाम रखा है, मगर ये कोशिश भी कोई खास काम नहीं आई। आखिरकार एक फकीर ने सोने के बड़े इनाम के बारे में सुना और उसने सिपाहियों से कहा, तुम मेरी बेटी को लेकर जाओ, वो जैसी है उससे भी बदतर वहाँ कुछ नहीं हो सकता। सोना मुझे रईस बना देगा। वो कहा है, वो नीचे नदी के पास कपड़े धो रही है। मेरी पहली बीवी की औलाद है। सौतेली माँ उसे सब मेहनत वाले काम करवाती है, उससे खिदमत लेती है, पेट भर के खाना भी नहीं देती। उसे उसकी काबिलियत से ज्यादा ही मिलने वाला है, आप उसे लेकर जा सकते हो। उससे छुटकारा पाकर हम तो खुश रहेंगे। उसे मछली शहजादी ने निगल लिया तो भी चलेगा। आखिरकार उस सिपाही ने उस फकीर को सोने की एक थैली दी और वो दरिया की तरफ चल दिया। दरिया के किनारे पर एक खूबसूरत लड़की कपड़े धो रही थी। उसे कौन सा काम करना है ये मालूम होने पर वो खूब रोने लगी और उसने कहा कि उसे लेकर जाने से पहले अपने दोस्त को अलविदा कहने का मौका दिया जाए। वो गुजारिश करने लगी, कौन है ये दोस्त? मलका कह रही थी हमें थोड़ी जल्दी करनी है। ये 7 सिर वाला कोबरा है, मैं मेरे बचपन से उसे पहचानती हूँ। वो लड़की अभी भी रोते हुए किनारे पर ही दौड़ रही थी और कोबरा जिस बिल में रहता था उस बिल में से उसने अपना सिर ऊपर उठाया। रोना बंद करो, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरे बिल के बाहर से 3 मरमर के पत्थर ले लो और वो तुम अपने लिबास में रख लो। जिस वक्त नियो को तुम आते हुए देखोगी उस वक्त उस पर पहला पत्थर मारना। जब वो उससे लगेगा वो डूबकर टंकी के तले में चला जाएगा। फिर जब वो पानी की सतह पर आए उसे दूसरा पत्थर मारना और फिर से दोबारा वही होगा।
फिर उसे तीसरा पत्थर भी तुम मारना और वो मछली से शहजादे में बदल जाएगा। क्या वो सचमुच मछली नहीं है? वो एक बादशाह का बेटा है और उस पर तिलिस्म किया गया है, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते से तुम उसके जादू का खात्मा कर सकती हो। इसीलिए माया ने अपनी आंखें पोंछ ली और वो उन सिपाहियों के साथ महल की जानिब चल पड़ी। जिस टंकी में मछली शहजादा रहता था, वहाँ उन्होंने उसके लिए एक छोटा कमरा दिखाया जो कि सिर्फ उसी के लिए बनाया था। मलका ने उसका बोसा ले लिया और उससे कहा, मुझे मेरे नियो के लिए जैसी दुल्हन चाहिए थी, तुम बिल्कुल वैसी हो। उसने उसे उस छोटे कमरे में छोड़ दिया जहाँ वो नीचे बैठ गई और हाथ में पत्थर थामे रही। वो उसकी राह देखने लगी। कुछ देर बाद उस जगह पर बहते हुए पानी की आवाजें आईं और उसकी लहरें दरवाजे से टकराने लगी। वो गौर से देखने लगी और वहाँ एक बड़ी मछली उसकी तरफ आ रही थी और उसका मुंह बहुत फैला हुआ था। मुझे मेरी बेगम को देखना है, दरवाजा खोलो। सिर से पांव तक कांपते हुए घबराकर माया ने दरवाजा खोला और उसने पहला पत्थर मारा। वो उसके मुंह से पेट में चला गया और वो एक पत्थर की तरह डूब गया। लेकिन 1-2 मिनटों में वो फिर से सतह पर आ गया। उसके बाद माया ने दूसरा पत्थर मारा। वो उस मछली राजकुमार के सिर पर लगा और दूसरी बार भी वो डूब गया। माया अब रंजीदा थी क्योंकि उसने उस शहजादे को जो तीसरा पत्थर मारा था वो चूक गई थी। वो उसकी सिर्फ पूंछ की नोक पर लगा था, लेकिन इस बार वो डूबा नहीं था बल्कि एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। तुमने मुझे जादू से आजाद कर दिया है। अब हम सूरज की रोशनी और दुनिया की तमाम नेमतों को जी सकेंगे और इसके बाद हमें किसी टंकी में रहने की जरूरत नहीं है। फिर उन्हें पानी से बाहर निकाला गया और महल में लाया गया और फिर सबसे शादमान जोड़ी की तरह माया और मछली शहजादा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त। जादुई सेब का दरख्त। एक जमाने की बात है जब परियों और बादशाहों का जमाना था। तब ट्यून नाम का एक खुदगर्ज आदमी रहता था जिसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था मोनो क्योंकि उसकी एक ही आंख थी। दूसरी का नाम था स्टीरियो क्योंकि वो बहुत आम सी थी और तीसरी डॉल्बी क्योंकि उसकी 3 आंखें थी। लेकिन क्योंकि दूसरी बहन दिखने में बहुत ही आम सी थी, इसीलिए बहनें उसको परेशान करती थी और उनके वालिद भी उसे पसंद नहीं करते थे। उसे पहनने के लिए पुराने कपड़े दिए जाते, बचा हुआ खाना ही उसे मयस्सर होता। एक बार यूं हुआ कि स्टीरियो जंगल में अपनी बकरी की देखभाल के लिए गई और उसे वहाँ पर बहुत भूख लगने लगी क्योंकि उसकी बहनों ने उसे बहुत ही कम खाना दिया था। वो एक पहाड़ी पर गई और रोने लगी। तभी वहाँ एक अच्छी जादूगरनी आई और उसने कहा, तुम क्यों रो रही हो स्टीरियो? क्योंकि आम लोगों की तरह मेरी भी 2 ही आँखें हैं, इसीलिए मेरे वालिद साहब और मेरी बहनें मुझसे नफरत करती हैं और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। आज मुझे इतना कम खाना मिला है कि मैं अब तक भूखी हूँ। मैं तुम्हारी बकरी को एक जादुई बकरी में तब्दील करूँगी। फिर हर बार जब तुम अपनी छोटी काली बकरी से कहोगी, छोटी सी बकरी खाना दो, तुम मेरी भूख मिटा दो, और फौरन ही तुम्हारी बकरी नाचने लगेगी और तुम्हारे सामने खाने से भरी हुई टेबल आएगी जिसमें से तुम जितना चाहती हो खा सक। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो तुम्हें फकत कहना होगा, छोटी बकरी अभी रुक जाओ, पेट भर गया है। इतना कहकर जादूगरनी गायब हो गई और स्टीरियो गाने लगी, छोटी बकरी खाना दो, भूख मेरी तुम मिटा दो। और फौरन ही काली बकरी रक्स करने लगी और लजीज खानों से भरी हुई एक बड़ी सारी टेबल सामने आ गई। स्टीरियो खाने लगी और जब उसका पेट खूब भर गया तो उसने कहा, छोटी बकरी अब रुक जाओ, पेट भर गया, अब खाना लेकर जाओ। और फौरन ही सब कुछ गायब हो गया। शाम होते ही वो अपनी बकरियों के साथ घर गई
और उसे एक मिट्टी का बर्तन नजर आया जो उसकी बहनों ने उसके लिए छोड़ा था, जिसमें उनका बचा हुआ बाकी खाना था। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। 1-2 बार तो बहनों ने इस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब तीसरी रोज भी यही हुआ तो वो हैरान ज़दा रह गईं और उन्होंने कहा, स्टीरियो के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसने 2 दफा वैसे ही खाने को छोड़ दिया। हमने उसके लिए कुछ भी छोड़ा था, उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि मोनो के साथ जाएंगी और जब वो बकरियों को चराने के लिए छोड़ देगी तब मोनो ध्यान रखेगी कि कौन स्टीरियो के पास आता है और उसे खाना या पानी देता है। जब स्टीरियो निकलने वाली थी तब मोनो ने कहा कि वो भी उसके साथ आएगी और नजर रखेगी कि वो बकरियों का ठीक से ख्याल रखती भी है या नहीं। स्टीरियो को मालूम हो चुका था कि उसकी बहनों के दिमाग में क्या है। वो बकरियों को बहुत अच्छी घास के करीब ले गई और उसने कहा, आओ मोनो, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। मोनो बैठ गई। धूप में इतनी देर तक चलने की वजह से वो बेहद थक चुकी थी। स्टीरियो अपनी बहन के गहरी नींद में जाने तक गाती रही। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, स्टीरियो ने टेबल मंगाया और खाना पीना पूरा कर लिया। जब तक मोनो की आँख खुली तब तक टेबल गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बहन से कहा, चलो हम चलते हैं। फिर दोनों अपने घर पहुंची और जब वालिद साहब ने देखा कि स्टीरियो ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया तो उन्होंने मोनो से दरियाफ्त किया कि क्या उसने देखा था, और मोनो ने कबूल किया कि वो तो सो गई थी। आइंदा सुबह वालिद साहब ने डॉल्बी को अपनी बहन स्टीरियो का पीछा करने के लिए कहा। इसीलिए डॉल्बी ने अपनी बहन से कहा कि वो उसके साथ चलेगी, लेकिन स्टीरियो उसके इरादे के मुतालिक जान गई थी और दोबारा वो बकरियों को सबसे बेहतरीन जगह पर घास खिलाने के लिए ले गई। फिर उसने अपनी बहन को बिठाया और गाने की ख्वाहिश की। डॉल्बी ने उसकी बात मानी। स्टीरियो पहले की तरह ही गाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता डॉल्बी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और वो सो गई, लेकिन उसकी तीसरी आंख खुली हुई थी। डॉल्बी ने चालाकी से उसे भी बंद कर दिया और सोने का बहाना किया, लेकिन वो देखती रही। स्टीरियो को लगा कि अब मामला ठीक है तो उसने जादुई अल्फाज कहना शुरू किए। डॉल्बी ने सब कुछ देखा और बाद में स्टीरियो ने आकर उसे जगाया और कहा, चलो अब घर चलते हैं। जब वो घर पर पहुंची तब डॉल्बी ने अपने वालिद को बताया कि उसे मालूम है कि स्टीरियो क्यों उनका बचा हुआ खाना नहीं खाएगी। फिर वालिद साहब ने गुस्से में आकर एक चुरा लिया और बकरी को मार दिया। जैसे ही स्टीरियो ने देखा तो वो गमज़दा होकर उस जगह पर गई और बेहद रोई। अचानक से उसे अच्छी सी जादूगरनी फिर से नजर आई और जादूगरनी ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने सब कुछ बता दिया। स्टीरियो, अपनी बहनों से हाथ जोड़कर उस बकरी के अंदरूनी हिस्सों को ले लो और घर के दरवाजे के सामने मिट्टी में उन्हें गाड़ दो और देखना तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। ऐसा कहकर वो फिर से गायब हो गई और स्टीरियो भी घर के दरमियान चली गई और उसने अपनी बहनों से कहा, प्यारी बहनों, मुझे उस मरी हुई बकरी का कुछ हिस्सा दे दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अंदरूनी हिस्सा दे दो। बहनों ने बेवकूफी में उसे हिस्से दे दिए और उसने उन्हें चुपचाप दरवाजे के सामने दफना दिए। दूसरे दिन सुबह उनके घर के सामने एक बेहद खूबसूरत दरख्त नजर आया जिस पर चांदी के पत्ते थे और सोने के सेब टंगे हुए नजर आ रहे थे। वालिद साहब ने देखते ही मोनो को कुछ सेब तोड़ने के लिए कहा। मोनो पेड़ पर चढ़ी और उसने एक शाख को सेब तोड़ने के लिए अपनी जानिब खींचा, लेकिन वो शाख तो उसके हाथों से बाहर निकल गई। जब भी वो उसे छूने की कोशिश करती, शाख उससे और दूर चली जाती। आखिरकार वो थक गई और उसने हार मान ली। फिर वालिद साहब ने डॉल्बी को यही चीज दोहराने के लिए कहा और आखिरकार वही हुआ। फिर वालिद साहब इतने बेचैन हो गए थे कि वो खुद ही दरख्त पर चढ़ गए, लेकिन उन्हें भी कामयाबी हासिल न हुई। अब स्टीरियो ने अपनी कोशिश के बारे में सोचा, लिहाजा वो दरख्त पर चढ़ गई और फौरन ही उसके छूते ही सुनहरे सेब उसकी गोद में गिर पड़े और उसकी गोद सेब से भर गई। वालिद साहब ने उसके सारे सेब छीन लिए। एक सुबह तीनों बहनें दरख्त के नीचे खड़ी थी
तभी दूर से एक नौजवान सिपाही घोड़े पर सवार होकर उनकी जानिब आने लगा। दूर हटो स्टीरियो, तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। और उन्होंने करीब ही रखी एक खाली टंकी जिसमें कुछ सुनहरे सेब भी रखे हुए थे, उसमें उसे छुपा दिया। जल्दी ही सिपाही दरख्त के नजदीक आया और वो जादुई दरख्त की तारीफ करने के लिए वहीं ठहर गया। उसने पूछा कि फिलहाल ये दरख्त किसका है, क्योंकि उसे उस दरख्त की एक शाख चाहिए थी। मोनो और डॉल्बी ने जवाब दिया कि ये दरख्त उनका ही था और उन्होंने सिपाही के लिए एक शाख खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उन्हें छूती, शाख और फल दूर हट जाते। बहुत ही अजीब बात है, ये दरख्त आपका होकर भी आप उसके फल नहीं निकाल पा रही हैं। जब वो बात में मसरूफ थे, तभी स्टीरियो ने एक सुनहरा सेब टंकी के अंदर से बाहर डाला, जो बिल्कुल सिपाही के कदमों में जाकर रुका। सेब देखते ही वो हैरान रह गया और उसने दरियाफ्त किया कि वो कहाँ से आया है। और फिर मोनो और डॉल्बी ने कहा कि उनकी एक और बहन है, लेकिन उन्होंने उसे बाहर न आने के लिए डराया है। सिपाही ने खुद ही उसे अपने पास बुलाया। सुनो, तुम यहाँ आओ। और जल्द ही स्टीरियो टंकी से बाहर आई। सिपाही उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो गया और उसने कहा, ओह, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। हाँ, मैं तुमसे शादी जरूर करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ भूख और प्यास से परेशान हूँ। सुबह से शाम तक परेशान रहती हूँ। बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। ये सुनते ही सिपाही ने स्टीरियो को अपने साथ घोड़े पर बैठाया और उसे अपने घर बादशाह के महल में ले गया और वहाँ दोनों ने शादी कर ली। बहुत धूमधाम से शादी हुई। वो पेड़ अब भी स्टीरियो का ही है और उसके अलावा कोई दूसरा उसे छू नहीं सकता और न ही काट सकता है। कहानी खत्म हुई। बहुत दूर एक ज़ईफ खातून अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो सब बड़े रहमदिल और मददगार थे। बच्चों को अपनी वालिदा के हाथ का बना लजीज खाना बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा अपनी वालिदा से कुछ न कुछ लजीज खाने की फरमाइश करते। एक दिन अम्मी ने एक बड़ा सा पैनकेक बनाने में बच्चों की मदद मांगी। तीनों बच्चे खुशी से गर्मजोशी से भर गए और अम्मी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वो तमाम अफराद एक बड़ा सा पैनकेक बनाने की तैयारी करने लगे। उनमें से 2 अंडे तोड़ने लगे और बाकी 2 दूध, मैदा और शक्कर तोड़ने लगे। फिर तमाम सामान को मिलाकर पैनकेक के लिए लोई तैयार की गई। उन्होंने लोई को एक बड़ी सी गोल शक्ल देकर एक कढ़ाई में डाल दिया और कढ़ाई को आग पर रख दिया। कुछ वक्फे बाद ज़ईफ खातून ने बड़े लड़के से कहा कि वो पैनकेक को कढ़ाई में उलट पलट दे। साहबजादे ने पैनकेक को पलटने के लिए हवा में उछाला, मगर पैनकेक कढ़ाई में आने के बजाय दूर जाकर मेज पर जा गिरा और वो उठकर भागने लगा। बच्चे ललचाई हुई निगाहों से उस बड़े से पैनकेक को घूमकर भागते हुए देखकर हैरत ज़दा हो गए। तीनों बच्चे उस पैनकेक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। रुक जाओ लजीज पैनकेक, हमें बड़ी भूख लगी है, हम तुम्हें खाना चाहते हैं, तुम बड़े लजीज हो। मेरी रफ्तार बड़ी तेज है, मुझे अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। बहुत जल्द पैनकेक लड़खड़ाते हुए सड़क पर आ गया। एक ज़ईफ आदमी ने पैनकेक को देखकर कहा, ठहर जाओ, इतनी तेज ना दौड़ो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। पैनकेक ने कहा, मैं उन 3 बच्चों के लिए भी नहीं रुका, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी रुकूंगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। और लुढ़कते हुए वो दूर चला गया और फिर वो बागीचे में चला गया। दीवार पर बैठी एक बिल्ली ने उसे देखा और कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, जैसे ही तुम मेरी गिरफ्त में आओगे मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। ये कहते हुए वो दीवार से कूद पड़ी, लेकिन पैनकेक ने कहा, मैं उन 3 बच्चों के चुंगल से भी छूटा और उस बुजुर्ग आदमी से भी बच गया और तुम्हारे चुंगल से भी छूट जाऊंगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। फिर पैनकेक एक घर के दरवाजे के पास से गुजरा
दरवाजे पर बैठे हुए मुर्गे ने उसे देखा और बांग देते हुए बोला, रुक जाओ, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ पैनकेक। पैनकेक दूर लड़खड़ाते हुए गया और बोला, नहीं जनाब, तुम मुझे नहीं खा सकते। मैं तुम्हारे चंगुल से भी बच जाऊंगा। मैं पहले 3 बच्चों के चंगुल से छूटा, फिर उस बुजुर्ग के हाथ भी नहीं आया, फिर उसके बाद उस मुर्गे के पास से भी छूमंतर हो गया। मेरी रफ्तार आपसे भी तेज है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मुर्गे ने उसकी बात पर गौर किए बगैर ही उसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया, मगर पैनकेक उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर निकल चुका था। तालाब के करीब एक बतख ने उसे देखा जो उसे खाना चाहता था। वो डगमगाता हुआ पैनकेक के करीब पहुंचा और चिल्लाया, रुक जाओ, मैं भूखा हूँ और तुम्हारी महक बहुत अच्छी आ रही है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, ठहरो। बतख ने कहा, लेकिन पैनकेक बोला, मैं तो ला हासिल हूँ। मैं उन 3 बच्चों से भी बच गया, मैं उस बुजुर्ग आदमी से भी बच गया और मुर्गी और बिल्ली के चुंगल से भी बच चुका हूँ, और मैं अभी तुमसे भी बच के भाग जाऊंगा। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मगर बतख डगमगाता हुआ आगे बढ़ता रहा। करीब ही एक हरे भरे खेत में गाय थी। जब देव कामत पैनकेक लड़खड़ाता हुआ खेत में पहुँचा तो गाय ने कहा, रुक जाओ देव कामत पैनकेक, रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, रुक जाओ। मगर पैनकेक मजाकिया अंदाज में हंसा और उससे कहा, जनाब, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की दावत बनूं। तुमसे अव्वल 3 बच्चे, एक बुजुर्ग, बिल्ली, मुर्गा और बतख जो पास के तालाब का है, ये सब मेरी लज्जत लेना चाहते थे। आप भी मौका आजमा के देख लीजिए, लेकिन गलती मत कीजिए, मैं आपसे भी छूट कर निकल जाऊंगा। मगर गाय भी देव कामत पैनकेक के पीछे सरपट दौड़ पड़ी, लेकिन पैनकेक उसकी गिरफ्त से भी निकल गया। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से गुजरते हुए नदी किनारे पहुंचा, वहाँ बैठा एक भूखा भेड़िया जोर से दहाड़ा, जहाँ हो वहीं रुको, भागने की कोशिश मत करो। नहीं जनाब, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई खाए। ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत कीजिए, आप मुझे नहीं खा पाएंगे। मैं 3 बच्चों से बचकर निकला हूँ। एक बुजुर्ग ने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की, बिल्ली और मुर्गे ने भी बड़ी मशक्कत की, लेकिन वो भी नाकामयाब हुए। बतख और गाय ने भी अपनी तकदीर आजमानी चाहिए, लेकिन मैं उनके हाथों में नहीं आया। अब तुम भी अपनी किस्मत आजमा के देख लो। लेकिन मैं तुम्हें नोश नहीं फरमाना चाहता, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। भेड़िए ने कहा, सच में मैं तो बड़ा खुश हुआ। ये कहकर पैनकेक रुक गया और भेड़िए के करीब आ पहुंचा। मुझे तैरने का इल्म नहीं है, मैं नदी पार करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी इमदाद करेंगे? क्यों नहीं, तुम्हें ये काम कराकर मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम मेरी नाक पर बैठ जाओ। भेड़िए ने बड़ी मासूमियत से कहा। बड़े पैनकेक ने बिल्कुल वही किया जैसे भेड़िए ने उससे कहा। जैसे ही पैनकेक भेड़िए की नाक पर चढ़ा, उसने फौरन उसे हवा में उछाल दिया और वो सीधे भेड़िए के खुले मुंह में जा गिरा। चालाक भेड़िए ने उसे निगल लिया और अपने होठों पर लगे जर्रात को चाटने लगा। इसी बीच वो गाय नदी के करीब आ गई और बतख भी उसके पीछे आ गई, और फिर बिल्ली, वो बूढ़ा आदमी अपने 3 बच्चों के साथ भी वहीं पहुंच गए। क्या तुमने यहाँ से पैनकेक को जाते हुए देखा? सबने भेड़िए से पूछा। पैनकेक को? हाँ। क्या वो बड़ा सा था? हाँ। क्या वो सुनहरा भूरा सा था? हाँ, हाँ, हाँ। कहाँ गया वो? सभी ने एक साथ पूछा। अरे वो तो बड़ा लजीज था। ये कहते हुए भेड़िए ने अपने लबों पर जबान फेरी। शहजादी और मटर। एक वक्त की बात है, एक शहजादा था जो निकाह करना चाहता था। क्योंकि वो शहजादा था तो उसे चाहिए थी एक शहजादी। रानी ने उसे बड़े अदब से पालन पोषण किया था, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसकी होने वाली बीवी भी बड़ी अदब तरीन हो। उनके सल्तनत में कोई ऐसी शहजादी नहीं थी जो शहजादे के लिए सही हो। तो शहजादा शहजादी की तलाश में पूरी दुनिया घूमने निकला, पर जितनी भी शहजादियों से वो मिला, उसमें कोई न कोई खामी थी। किसी की नाक ऊंची थी तो किसी का कद छोटा, किसी की चाल में खोट थी तो किसी की आवाज में। उसे ऐसी कोई शहजादी नहीं मिली जिसे वो अपनी बीवी बना सके। गमजदा होके वो अपनी सल्तनत वापस लौट आया और सोचा कि उसकी किस्मत में बीवी की फरहत है ही नहीं। एक दिन जब वो अपने महल वापस पहुंचे
अचानक जोरों की बारिश होने लगी। फलक में काले बादल छा गए और कड़कती बिजली की आवाज ने महल की दीवारों को हिला कर रख दिया। महल के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाकर इस कुदरत के कहर को देखने लगे। और तभी महल के खुसूसी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। शहजादे के वालिद साहब ने जब वो दरवाजा खोला तब बाहर एक बहुत खूबसूरत शहजादी खड़ी थी। वो बारिश में भीग रही थी। उसके लंबे सुनहरे बाल और रेशम के जूतों से पानी टपक रहा था। उसने कहा कि वो एक शहजादी है। वो एक नजदीकी सल्तनत से अपनी सल्तनत वापस लौट रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मल्लिका को यकीन नहीं हुआ कि वो एक शहजादी है। मल्लिका ने सोचा, क्या ये सच कह रही है? बादशाह सलामत उसे अंदर लेके आए और उसका तारुफ हर किसी से कराया। मल्लिका ने कहा, तुम्हारे इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है। मैंने कभी ऐसी बदहाल शहजादी नहीं देखी। तेज तरीन मल्लिका को कुछ गड़बड़ नजर आई। आखिर उन्हें महल की हिफाजत जो करनी थी, असलियत जानने के लिए उन्होंने एक तरकीब की। उन्होंने रसोई घर से एक सूखे मटर का दाना लिया और उस मटर को ख्वाबगाह के बीचों बीच रख दिया और फिर उन्होंने 20 रेशम से भी मुलायम गद्दे उस मटर के ऊपर रख दिए। इतने दिलकश और मुलायम गद्दे पहले किसी ने नहीं देखे होंगे। इन गद्दों से रानी की पसंद और पार का अंदाजा लगाया जा सकता था। पहला गद्दा गहरे गुलाबी रंग का परिंदों के नरम परों से बुना हुआ था। दूसरा बैंगनी रंग का रेशम के धागों से बुना हुआ था। तीसरा सफेद रंग का मलमल से भी नर्म गद्दा जिस पर एक हंस की तस्वीर बनी हुई थी। पट्टी वाले गद्दे, स्प्रिंग वाले गद्दे, जरी वाले गद्दे, लीनन के नर्म आला दर्जे के गद्दे और सोनों के धागे से बने हुए गद्दे जिस पर सल्तनत की मोहर और नाम लिखा हुआ था। और मटर के ऊपर ये सारे हसीन गद्दे रखने के बाद शहजादी को उसके ऊपर सुलाया गया। हाफते हुए गद्दों को एक दूसरे के ऊपर और ये फिजूल मेहनत करने के बाद रानी बोली, अब पता लगेगा कि असल में ये लड़की शहजादी है या नहीं। जब सुबह सोने के बाद शहजादी नाश्ते पर आई तो वो बड़ी निढाल थी। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? रानी ने पूछा। नहीं, मैं नहीं सो पाई। शहजादी ने जवाब दिया, मेरे बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा था, कोई ऐसी चीज जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। मेरे ख्याल में वो तोपों में इस्तेमाल किए जाने वाला लोहे का गोला ही था। मेरे पूरे बदन पर घाव के निशान पड़ गए हैं। सब ये सुनकर बड़े खुश हुए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो सचमुच एक राजकुमारी थी, क्योंकि इतनी कोमल और नर्म जल्द किसी शहजादी की ही हो सकती है। शहजादे ने उसके साथ शादी कर ली और उस मटर के दाने को बिस्तर के नीचे से निकालकर अजायब घर में रख दिया, जहां वो मटर आज भी है। बगैर दांतों वाली बला। ये उस पुराने जमाने की दास्तान है जब इंसान कुत्तों पर यकीन नहीं करते थे और उन पर सिर्फ हिफाजत के लिए ही मुनहसिर रहते थे। जब कुत्ते ज़ईफ हो जाते थे और किसी काम के नहीं रहते थे तब इंसान उन्हें तन्हा ही जंगलों में छोड़ दिया करते थे रहने बसने के लिए। एक दफा एक किसान जिसके पास एक कुत्ता था, उसका नाम लियोनार्डो था, जो वो ज़ईफ हो चुका और उसके दांत भी खत्म हो गए, जिस वजह से वो अब किसी को भी अपने दांतों से पकड़ नहीं सकता था। एक रोज किसान अपनी बेगम के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ था और उसने उससे कहा, कल मैं लियोनार्डो को जंगल ले जाने वाला हूँ क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा। उसकी बेगम को कुत्ते पर रहम आया और उसने कहा, उसने इतने साल हमारी हिफाजत की है, हमारा वफादार बना रहा है, हमें उसे वो देना चाहिए जो उसने कमाया है। क्या? तुम जरा भी अक्लमंद नहीं हो। इसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, इसलिए दुनिया में ऐसा कोई चोर नहीं जो इससे खौफ खाए। इसने हमारी बहुत खिदमत की है, अब इसे अलविदा कहना चाहिए। उस बेचारे कुत्ते ने धूप में लेटे हुए किसान की तमाम बातें सुन ली। उसे बुरा लग रहा था कि कल उसका इस घर में आखिरी दिन होने वाला है।
उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था भेड़िया, जिससे मिलने के लिए वो अक्सर शाम में जंगल जाया करता था और अपनी किस्मत की गमज़दा दास्तानें उसे सुनाने लगता। भेड़िए ने कहा, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कुछ सोच रखा है। कल सुबह जब तुम्हारा मालिक अपनी बेगम के साथ घास का ढेर बनाने निकलेगा और उसके साथ अपना छोटा बच्चा भी ले जाएगा, दौरान घर में कोई नहीं होगा। जब उसके वालिदैन मसरूफ रहेंगे तो बच्चे को वो साये में बिठाएंगे। तुम वहीं मौजूद रहना उसकी हिफाजत करने के लिए। फिर मैं जंगल से बाहर निकलकर बच्चे को उठा लूंगा। तुम फौरन ही मेरा पीछा करना और बच्चे को मुझसे छीन लेना। मैं तुम्हें बच्चा लौटा दूंगा और तुम उसको उसके वालिदैन के पास ले जाना। फिर वो सोचेंगे कि तुमने ही बच्चे को बचाया है और वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुत्ते को ये तरकीब पसंद आई और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने तय किया। भेड़िए को अपना बच्चा उठाकर भागते हुए देखकर किसान चिल्लाने लगा, लेकिन जब लियोनार्डो बच्चे को वापस ले आया तो वो खुशी से झूम उठा और उसने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, आराम कर सकते हो। और उसने अपनी बीवी से कहा, घर जाओ, ज़ईफ लियोनार्डो के लिए सूप बनाओ ताकि उसे चबाना ना पड़े, और मेरा तकिया आना ताकि वो उस पर आराम कर सके। उस रोज के बाद ज़ईफ लियोनार्डो बहुत मजे में रहने लगा, जितना शायद उसने सोचा भी नहीं था। उसके बाद फौरन ही भेड़िया उससे मिलने आया और सब कुछ सही देखकर वो भी बहुत खुश हुआ। मैंने तुम्हारी मदद की है, इसके बदले तुम अपनी आंखें बंद रखना जब मैं तुम्हारे मालिक की एक मोटी सी भेड़ उठा ले जाऊंगा। मैं वादा नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक का वफादार रहूंगा। मैं इस पे बिल्कुल रजामंद नहीं हूँ। भेड़िए को महसूस हुआ कि ज़ईफ कुत्ता उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए एक रात वो खामोशी के साथ आया और भेड़ को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वफादार लियोनार्डो ने किसान को भेड़िए के इरादे को बता दिया, इसीलिए किसान ने उसे जकड़ लिया और अनाज पीटने वाली संटी से उसे पीटने लगा। भेड़िए को वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन वो कुत्ते से कहने लगा, अब तुम्हारी खैर नहीं धोखेबाज, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगली ही सुबह भेड़िए ने कुत्ते के करीब एक जंगली सुअर को भेजा जो उसे जंगल में बुलाने लगा। भेड़िए और कुत्ते के दरमियान जो करार हुआ था वो कुत्ते ने तोड़ा था, ऐसा भेड़िए को महसूस हुआ। ज़ईफ कुत्ते की तरफ से बात करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक 3 पैरों वाली बिल्ली के। जब दोनों वहाँ से बाहर निकले तब बेचारी बिल्ली लंगड़ा कर उसके साथ चलने लगी और दर्द की वजह से उसने पूंछ हवा में तान ली। भेड़िए और उसका दोस्त पहले से ही वहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने दुश्मनों को अपने करीब आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि वो अपने साथ एक तलवार लेकर आए हैं। उन्होंने बिल्ली की तनी हुई दुम को तलवार समझ लिया और जब बेचारी बिल्ली अपने 3 पैरों पर उछलने लगी तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई मारने के लिए पत्थर उठा रही है, इसीलिए वो दोनों बहुत डर गए। जंगली सुअर झाड़ी के दरमियान छिप गया और भेड़िया कूदकर दरख्त पर चढ़ने लगा। तब कुत्ता और बिल्ली वहाँ पहुँचे और वहाँ किसी को भी ना पाकर वो हैरान ज़दा रह गए। जंगली सुअर बुरी तरह से झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन वो छुप ही नहीं पा रहा था। उसका कान अब भी नजर आ रहा था। जब बिल्ली ने गौर किया तो सुअर ने अपना कान हिलाया। बिल्ली को लगा कि वहाँ कोई चूहा है और वो फौरन ही उस पर कूद पड़ी। जंगली सुअर भागने लगा और दर्द के मारे खूब चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, भेड़िया ऊपर है। कुत्ते और बिल्ली ने उस दरख्त पर देखा तो उन्हें भेड़िया नजर आया। वो डरा होने की वजह से वो डरा हुआ था और बेहद शर्मिंदा भी था। फिर उसने कुत्ते के साथ दोबारा से दोस्ती कर ली। फिर वो तमाम खुशी खुशी रहने लगे और एक रोज ज़ईफ लियोनार्डो अपने मालिक और उसकी बीवी की गोद में चैन से गुजर गया। कहानी खत्म हुई। कई सालों पहले एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम रहता था। उस गुलाम का आका बेहद जालिम था। दिन रात उससे काम करवाता, लकड़ियां काटना, पानी भरना, साफ सफाई करना, ऐसे काम वो दिन भर करा करता। जरा सी गलती हो जाने पर वो उसे बेहद मारता। एक दिन ऐसे हुआ
एक छोटी सी गलती के लिए उसके आका ने उसे पीटा, बहुत पीटा। वो रोने लगा और आखिरकार वो अपने आका की नजर से बचकर भाग निकला। भागते भागते आखिर वो एक जंगल में आया। अब क्या करें? फिर वो जंगल की एक गार में रहने लगा। वो दिन में बाहर निकलता, दरख्तों के कुछ फल मिले तो खा लेता, कहीं पानी मिल जाए तो पी लेता और दिन गुजारता। 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। एक दिन ऐसे हुआ वो फल लेने के लिए बाहर निकल गया। फल लेकर वो वापस आ ही रहा था, उसने देखा कि अपनी गार में कोई मौजूद है। उसने झुक कर देखा तो वहाँ एक शेर मौजूद था। वो शेर तड़प रहा था, अपना पैर हिला रहा था और करहा रहा था। उसने देखा तो क्या, शेर के पैर में एक कांटा चुभा था। अब क्या किया जाए? शेर का कांटा निकाला जाए या नहीं? उसने हिम्मत जुटाई और वो शेर के करीब पहुंचा। आहिस्ता से उसने उसका पैर अपने हाथ में लिया और हल्के हाथों से उसने वो कांटा निकाल लिया। उसे मरहम पट्टी की। शेर को बेहद राहत मिली। 2-3 दिनों में शेर का पैर ठीक हो गया। जख्म भरने पर शेर एक रोज गार से निकल गया। एंड्रोक्लिस को थोड़ी तसल्ली मिली। ऐसे कई रोज गुजर गए। आखिरकार उसका दिल ऊब गया। वो क्या करता, कहाँ जाता? फिर उसने तय किया कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर जो भी मिले वो काम करूंगा। एक रोज वो निकल पड़ा और एक पड़ोस के शहर पहुंच गया। लेकिन बदकिस्मती उसका पीछा न छोड़ रही थी। बिल्कुल उसी दिन उसका वो जालिम आका भी उस शहर पहुंच गया। ये आगे से जा रहा था, सामने से आका आ गया। एंड्रोक्लिफ को देखते ही उसका आका आग बगूला हुआ और उससे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने उसे कैद खाने में डाल दिया। उस जमाने में रोम के कानून के मुताबिक भागे हुए गुलामों को भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता था। 2-4 दिन उसे कैद में रखा गया। फिर एक दिन इतवार के दिन एक बड़े पिंजरे से एंड्रोक्लिस को एक मैदान में लाया गया। सजा का मंजर देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए थे। बादशाह रोम भी मौजूद थे। फिर उस पिंजरे का दरवाजा धीरे से खोला गया। एंड्रोक्लिस के हाथ में एक छोटी सी छुरी दे दी गई और एक शेर को उस पिंजरे में छोड़ दिया गया। पिंजरा काफी बड़ा था। उस गुलाम को देखते ही उस शेर ने दहाड़ मारी। अब वो उस गुलाम पर झपटने ही वाला था। इतने में शेर ने महसूस किया कि इस आदमी को कहीं मैंने देखा है। शेर को अचानक याद आया, ये तो वही शख्स है जिसने मेरे पैर का कांटा निकाला था। शेर अचानक से खामोश हो गया। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अब वो एंड्रोक्लिफ के पैर चाटने लगा। जितने लोग वहां मौजूद थे सबको ताज्जुब हुआ। बादशाह को भी ताज्जुब हुआ। उस गुलाम को भी ताज्जुब होने लगा कि ये शेर तो मुझे खाने वाला था, अचानक से मेरे पैर क्यों चाटने लगा। गुलाम को भी याद आ गया कि ये तो वही शेर है जिसका मैंने कांटा निकाला था। वो नीचे बैठ गया और शेर का सर थपथपाने लगा। शेर उसके हाथ पैर चाटने लगा। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ऐसे तो कभी नहीं देखा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस शेर को बाहर निकालो पिंजरे से और उस गुलाम को यहाँ ले आओ। सिपाही एंड्रोक्लिस को लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने पूछा, मुझे बताओ आखिर शेर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? उसने कहा, नहीं बादशाह सलामत, बात यूं है, कुछ दिनों पहले उस शेर के पैरों में कांटा चुभा था जो मैंने निकाल लिया था। उसी एहसान की बदौलत उसने मुझे मारा नहीं, मुझे बिना मारे वो वापस चला गया। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, मुझे बताओ कांटा निकालते वक्त तुम्हें खौफ नहीं आया? एंड्रोक्लिस ने कहा, डर किस बात का? मेरे जालिम आका की तरह वो शेर जालिम तो न था। ये बात सुनते ही बादशाह बेहद खुश हुआ। उसने एंड्रोक्लिस को शाबाशी दी और ऐलान कर दिया कि आज से ये गुलाम नहीं, आजाद है, और उसे ढेर सारे इनामात से नवाजा। और उसका जो जालिम आका था ना,
उसे कैद खाने में कैद कर दिया और 2 साल की सजा सुना दी। एंड्रोक्लीज ने शेर पर रहम किया और शेर ने गुलामी से उसे बरी करवाया। यानी बच्चों, अगर हम किसी पर एहसान करते हैं, किसी पर रहम करते हैं, तो कोई पलटकर हम पर भी रहम करता है। कभी ना हंसने वाली शहजादी। एक रियासत में एक शहजादी थी जो अपनी पूरी हयात में कभी हंसी ही क्या, मुस्कुराई तक न थी। वो अपने वालिद की बेहद चहेती थी, इसीलिए उसके वालिद को उसे इस हाल में देखकर बहुत रंज होता था। एक मर्तबा उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने रियासत में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई शहजादी को हंसाएगा वो शहजादी से शादी कर सकेगा। फिर क्या था, जोकर, जादूगर और कई फनकार बादशाह के महल में हाजिर हो गए। उन सभी ने अपने अपने तरीके से शहजादी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हंसी ही नहीं। वहीं महल के करीब जैक नाम का एक बहुत ही ईमानदार, थोड़ा सीधा और अजीब लड़का रहता था। वो उसकी गरीब माँ के साथ रहता था। एक बार जैक की माँ ने उसे बाहर जाकर काम ढूंढने को कहा। उस नौजवान ने जल्द ही महल के पास के ताम खाने में मददगार के तौर पर काम शुरू किया। पहले दिन के काम के बाद ताम खाने के मालिक ने उसे तनख्वाह के तौर पर दर्जन भर अंडे दिए, जिसे हाथ में लिए वो घर निकल पड़ा। जैक इतना खुश था कि वो दौड़ते हुए घर जा रहा था और बिल्कुल महल के सामने जहाँ शहजादी खिड़की में खड़ी थी वहाँ आकर वो गिर गया और उसके अंडे टूट गए। शहजादी ने ये सब देखा, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उससे कहा, अरे बेवकूफ कहीं के, तुम अगर सभी अंडों को अपने टोपी में डाल कर लाते तो वो टूटते नहीं ना। अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज दिन भर काम करने के बाद जैक को तनख्वाह के तौर पर खंजीर का एक बच्चा दिया गया। घर जाते वक्त जैक को अपनी अम्मी की बातें याद आई और उसने खंजीर के बच्चे को अपनी टोपी में डालकर घर की जानिब दौड़ लगाई, लेकिन बिल्कुल महल के सामने खंजीर के बच्चे ने किसी तरह टोपी से बाहर छलांग लगाई और भागने लगा। जैक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पैर फिसलकर गिर गया और सर से लेकर पैर तक कीचड़ में भर गया। शहजादी अपने महल की खिड़की से सब देख रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब कीचड़ से लथपथ हालत में घर पहुंचा तब उसकी अम्मी ने गुस्से से कहा, ओह जैक, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमने उस खंजीर के बच्चे को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली दी। जैक ने अपने अम्मी से किए वादे के मुताबिक उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। खत्म भी किया और जैक का उस पर ध्यान भी न गया, क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो हमेशा की तरह शहजादी के सामने से निकल गया। लेकिन शहजादी को जरा भी हंसी न आई। जैक की अम्मी ने बेचैन होकर दोबारा उससे पूछा, उस मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों न लाए बेवकूफ? अगली बार मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे रोज जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था। और इस बार शहजादी जो बालकनी से देख रही थी वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। कौन है वो? किसने मेरी बेटी की खुशी वापस लौटाई? तो एक शख्स ने कहा, जी मैं। और दूसरे ने कहा, मैं हूँ। नहीं, वो शख्स वहाँ है वालिद साहब जिसने मुझे हंसाया। ये कहकर शहजादी ने जैक की जानिब इशारा किया। फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसर्रत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। तिलिस्माती अंगूठी।
एक दौलतमंद बाप ने अपने बेटे को 300 सोने की अशर्फियाँ देकर अपने हुनर के साथ तिजारत की तलाश में दुनिया का सफर करने के लिए भेजा। रॉबिन, जो उसके बेटे का नाम था, उसने अशर्फियाँ ली और अपने वालिद को अलविदा कहा। वो बहुत दूर नहीं गया था, इतने में उसने एक कुत्ते के लिए झगड़ते कुछ चरवाहों को देखा। उनमें से कुछ लोग कुत्ते को मारना चाहते थे। मेहरबानी करके कुत्ते को मत मारो, 100 सोने की अशर्फियाँ दूंगा। उसने उन लोगों से दरख्वास्त की और उनके साथ एक सौदा किया और उस बेवकूफ नौजवान ने कुत्ते को उनसे ले लिया और अपने रास्ते चला गया। इसे अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि वो फिर कुछ लोगों से जा मिला जो एक बिल्ली के लिए लड़ रहे थे। उनमें से कुछ लोग बिल्ली को मारना चाहते थे। मेहरबानी करके इसे मत मारो, मैं आपको इसके लिए 100 सोने की अशर्फियाँ दूंगा। फिर क्या था, उन्होंने झट से उसे बिल्ली दे दी और अशर्फियाँ उससे ले ली। फिर वो एक देहात तक पहुँचने के लिए चलता रहा। कुछ लोग एक सांप के लिए झगड़ रहे थे जो अभी पकड़ा गया था। कुछ लोग सांप को मारना चाहते थे। मेहरबानी करके इस सांप को मत मारो, 100 सोने की अशर्फियाँ दूंगा। बेशक लोग उससे सहमत हो गए और वो बेहद खुश थे। एक सांप, एक कुत्ता और एक बिल्ली का नया मालिक बनकर रॉबिन वापस अपने घर लौट आया। तुम बेवकूफ हो, बदअक्ल। जब उन्होंने सुना कि कैसे उनके बेटे ने उसे दी गई तमाम अशर्फियाँ बर्बाद कर दी हैं, जाओ और घुड़साल में जाकर रहो और सोचो तुमने क्या किया है, तभी फिर मेरे घर में दाखिल नहीं होगे। अब वो अस्तबल में रहने लगा और उसके साथ ही कुत्ते, बिल्ली और सांप थे। ये तमाम जानवर उससे बेहद मोहब्बत करते थे। एक रोज बातचीत के दौरान सांप ने अपने मालिक से कहा, मैं किंग बेसिलिस का बेटा हूँ। एक दिन मैं हवा लेने के लिए मैदान में बाहर आया तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, मार डालना चाहा और आप मेरे बचाव के लिए आए। आपने मुझे बचाया। अपने बेटे को जिंदा देखकर मेरे वालिद को बहुत खुशी होगी। वो कहाँ रहते हैं? अगर मुमकिन हो तो हमें उनसे मिलना चाहिए। अच्छी बात कही। क्या आपने माउंट ओलंपियस देखा है? उस पहाड़ के नीचे पाक झरना है। अगर आप मेरे साथ आकर उस झरने में गोता लगाएंगे तो हम दोनों मेरे वालिद की मुल्क पहुंच जाएंगे और वो आपकी इज्जत अफजाई भी करना चाहेंगे। हालांकि वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आप उन्हें जवाब दीजिए आपके दाहिने हाथ की अंगूठी और जादुई बर्तन चम्मच जो उनके पास है। आपके पास अगर वो जादुई चीजें होंगी तो आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और फौरन ही आपको एक खूबसूरत महल मिलेगा। बर्तन और चम्मचों से लजीज खाना खा सकेंगे। सांप के मशवरे के मुताबिक अपने तीनों परेशान दोस्तों के साथ नौजवान ने झरने में कूदने की तैयारी की। उसने अपने दोस्त कुत्ते और बिल्ली को पीछे रहकर सामने दरवाजे पर हिफाजत करने का हुक्म दिया। नौजवान और सांप वहां पहुंच गए। उनके आने की खबर बादशाह बेसिलिस को दी गई। तब बादशाह ने जाकर अपने बेटे को गले लगा लिया। अजनबी नौजवान को सलाम करते हुए उसका अपनी सल्तनत में इस्तकबाल किया। सांपों के जहान में आपका इस्तकबाल है नौजवान। आपने मेरे बेटे की जान बचाई और इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अब मेरी एक गुजारिश है, आप कोई भी अपनी ख्वाहिश बताएं और मैं एक लम्हे में ही वो दे दूंगा। बहुत शुक्रिया राजा बेसिलिस, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी अक्लमंद इंसान का फर्ज है कि अगर वो किसी को मुसीबत में देखे तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। आप फकत रहम दिल ही नहीं बल्कि नेक दिल भी हैं। मेरी गुजारिश है कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ कयाम करें। नौजवान कुछ दिनों तक वहीं रहा, जिस दौरान उसे बादशाह के बेटे की हिफाजत करने और उसकी रहमदिली के बदले बादशाह के दाहिने हाथ की अंगूठी, तिलिस्माती बर्तन और चम्मच हासिल हुए। वो झरने के पानी से बाहर आया। तब उसने देखा कि उसके दोस्त कुत्ता और बिल्ली उसका इंतजार कर रहे थे और फिर वो एक साथ नदी के किनारे चल दिए, जहाँ तिलिस्माती अंगूठी, बर्तन और चम्मच की ताकतों का इस्तेमाल करने का उन्होंने फैसला किया। ताजिर के बेटे ने अंगूठी से बात की और फौरन ही एक खूबसूरत महल
और सुनहरे बालों वाली एक शहजादी उसके रूबरू आई। उसने जल्द ही शहजादी से शादी कर ली और उन सभी ने अपनी एक नई सल्तनत बनाई, जहाँ लोग तिलिस्माती बर्तन और चम्मच की वजह से कभी भी भूखे नहीं रहे। फिर उसने वक्त के साथ तिलिस्माती अंगूठी का इस्तेमाल किया और अपनी सल्तनत के दूसरे गरीब लोगों की मदद की और वो तमाम खुशी खुशी रहने लगे। सिर्फ 300 सोने के अशरफियों ने, जिनसे उसने अपने दोस्तों की जान बचाई थी, और उसके बदले में उसे बहुत सारी खुशियाँ मिली और दौलत भी। तो बच्चों, कहानी की सीख है, अच्छे काम का हमेशा अच्छा नतीजा होता है।